रोहित आज कई वर्षों बाद अपने देश भारत लौट रहा था और अपनों से मिलने की खुशी से अंदर ही अंदर उत्साहित हो रहा था। उसने अपने आने की खबर भी अपने घर वालों को नहीं की थी, क्योंकि वह उन्हें सरप्राइज देना चाहता था। नौकरी के सिलसिले में अमेरिका गया था, लेकिन इन 3 वर्षों में अपना काम में कुछ ऐसा उलझ गया कि अपने देश वापस लौटकर नहीं आ सका। एयरपोर्ट पर उतरकर रोहित सोचने लगा कि पिछली बार जब उसकी पत्नी रश्मि से उसकी बात हुई थी, तो उसने बताया था कि माँ की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। शायद उन्हें शहर की हवा रास नहीं आई, इसलिए कुछ दिनों के लिए वह गांव में रहने चले गए। कुछ समय के लिए उन्होंने कमला काकी के घर पर ही एक कमरा किराए पर ले लिया है। रोहित जल्दी से जल्द अपने माँ बाबूजी से मिलना चाहता था, इसलिए वह एयरपोर्ट पर उतरकर अपनी पत्नी से मिले बिना टैक्सी करके सीधा गांव के लिए निकल गया। गांव पहुंचकर जब वह कमला काकी के घर पहुंचा, तो उसे देखते ही काकी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। प्रणाम काकी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ बेटा, तुम लोगों का क्या हालचाल है? मैं ठीक हूँ काकी। ऐसा कहते हुए रोहित इधर उधर नज़र दौड़ाने लगा। उसकी नज़रें अपने माता पिता को ढूंढ रही थी। तभी कमला काकी बोली, क्या हुआ रोहित बेटा, किसे ढूंढ रहा है? रोहित बोला, काकी मेरे माँ बाबूजी कहाँ हैं? बहुत समय हो गया है उनसे मिले हुए, क्या आप उन्हें बुला देंगी? रोहित की बात सुनकर कमला काकी हैरान रह गई। ये क्या बात कर रहे हो बेटा, मुझे तो कितने साल हो गए तुम्हारी माँ से मिले हुए। यह सुनकर रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया और फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, लेकिन काकी, माँ बाबूजी तो यहीं गांव में आपके घर पर रह रहे थे ना? नहीं रोहित बेटा, तुझे कोई गलत फहमी हुई होगी। तेरी माँ बाबूजी तो कब से यहाँ आए ही नहीं। यह सुनकर रोहित सोच में पड़ गया। फिर बाहर निकलकर रोहित ने गांव के अन्य लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला। आखिर माँ बाबूजी है कहाँ? यह सोचते हुए उसने अपनी पत्नी को फ़ोन लगाकर उससे पूछना चाहा, तो पाया कि उसकी पत्नी का फ़ोन स्विच ऑफ था। उसने बहुत बार कोशिश की, लेकिन अपनी पत्नी से बात नहीं कर पाया। थक हार कर रोहित वापस टैक्सी में बैठ गया और अपने शहर की ओर निकल पड़ा। रोहित को इतना परेशान देखकर टैक्सी ड्राइवर ने उससे उसकी परेशानी का कारण जानना चाहा, तो रोहित ने उसे सारी बात बता दी। जैसे ही वे लोग शहर पहुंचे, तो टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी को माता रानी के मंदिर के बाहर रोक दिया और कहने लगा, बाबूजी, इस मंदिर की बहुत मान्यता है। कहते हैं इस मंदिर में माथा टेक कर जो भी मांगो वह मुराद पूरी हो जाती है। टैक्सी ड्राइवर की यह बात सुनकर रोहित भी उस मंदिर में माथा टेकने चला गया। मंदिर में प्रार्थना करने के बाद उसने देखा कि मंदिर के आंगन में बहुत भीड़ जमा थी, क्योंकि वहाँ कुछ लोगों द्वारा प्रसाद वितरित किया जा रहा था और बहुत से गरीब लोग वहाँ से प्रसाद लेकर खा रहे थे। तभी उसकी नज़र एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति मैले कुचैले कपड़ों में था। उसकी दाढ़ी और नाखून बड़े हुए थे और बहुत मुश्किल से चल पा रहा था। वह भीड़ में घुसकर प्रसाद लेने की कोशिश कर रहा था, परंतु घुस नहीं पा रहा था। वह कमज़ोर बूढ़ा व्यक्ति बार बार कोशिश करता, परंतु भीड़ में टिक नहीं पाता। लेकिन जैसे तैसे कोशिश करने के बाद जब वह प्रसाद लेने के लिए पहुंचा, तब तक प्रसाद समाप्त हो चुका था। वह बूढ़ा व्यक्ति निराशा से निढाल होकर वहीं बैठ गया। रोहित को उस वृद्ध व्यक्ति पर बहुत तरस आया। वह दौड़कर उनके पास आया और उनके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, बाबा, आप परेशान मत होइए, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। ऐसा कहते हुए जैसे ही रोहित खाना लेने के लिए जाने लगा, तो एकाएक चौंक गया। उसे उस वृद्ध व्यक्ति में अपने पिता की झलक दिखाई दी। वह जाते जाते अचानक रुक गया और उस वृद्ध व्यक्ति की ओर गौर से देखा, तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा ही छा गया हो। वह देखकर दंग था कि वह मैले कुचैले कपड़ों में वह बुजुर्ग व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि उसके पिता राधेश्याम जी थे, जिनकी आंखें चेहरे के अंदर तक धंस चुकी थी और शरीर कंकाल मात्र रह गया था। रोहित को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रूंधे गले से वह बोला, बाबूजी, आप यहाँ
इस हालत में आपकी हालत कैसे हो गई और आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ऐसा कहते हुए रोहित अपने पिता के गले लगा। तभी राधेश्याम जी ने उसे झटकते हुए कहा, अब क्या लेने आया है हमारे पास? या फिर यह देखने आया है कि तेरे माँ बाप जिंदा भी है या मर गए? तभी रोहित बोला, नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। मुझे आप लोगों की ऐसी हालत के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। तभी राधेश्याम जी उसे घृणा भरी नज़रों से देखते हुए बोले, अच्छा चलो मान लिया कि तुझे हमारी हालत के बारे में नहीं पता था, लेकिन हमें यहाँ आए लगभग 3 महीने बीत चुके हैं। अपनी पत्नी को तो घर पर तू रोज़ फ़ोन करता ही होगा। क्या तूने हमारे बारे में अपनी पत्नी से पूछना तक ज़रूरी नहीं समझा? नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है। मैंने रश्मि से आपके बारे में पूछा था तो उसने मुझे बताया कि माँ की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए गांव की शुद्ध हवा में रहने की माँ की बहुत इच्छा थी, तो उन दोनों को मैंने कुछ दिनों के लिए गांव भेज दिया है। मैंने उससे पूछा भी था कि माँ बाबूजी कैसे रहते हैं, क्योंकि अब गांव का मकान तो बिक चुका है। तो रश्मि ने मुझे बताया कि आप लोग कमला काकी के मकान में किराए पर रहते हैं। उसने यह सब बातें मुझे ऐसे बताई तो मैंने भी उस पर यकीन कर लिया। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी। रोहित ने अपने बाबूजी के पैर पकड़ते हुए कहा और पूछने लगा, माँ कहाँ है बाबूजी? तभी राधेश्याम जी रोहित को लेकर शांति जी के पास पहुँचे, जो मंदिर के बाहर फुटपाथ पर एक पुरानी सी चादर बिछाकर बैठी हुई थी और राधेश्याम जी का इंतजार कर रही थी। उन्हें देखते ही रोहित की आंखें आंसुओं से सराबोर हो गई और रूंधे स्वर में रोहित बोला, माँ। माँ स्वर सुनकर शांति जी की आंखें अचानक रोहित की ओर देखने लगी और उसे देखते ही गुस्से से बोली, क्या करने आया है हमारे पास? चला जा यहाँ से। तभी रोहित रोते हुए अपनी माँ से बोला, अपने इस नालायक बेटे को बस एक बार माफ़ कर दीजिए माँ। गलती मेरी ही थी जो मैंने रश्मि पर आंखें बंद करके भरोसा किया और उस पर यकीन करके आप दोनों की जिम्मेदारी उसे देकर मैं विदेश चला गया था। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि जब मैं आप लोगों से मिलूँगा तो आपकी ऐसी हालत में देखूँगा। लेकिन माँ, आज मैं कसम खाता हूँ कि आप लोगों की एक एक परेशानी का हिसाब लूँगा। माँ, आप खुद ही सोचिए कि आपका रोहित आपके साथ कभी ऐसा कर सकता है? आपकी यह हालत देखकर मुझ पर जो बीत रही है वह मैं ही जानता हूँ। इतना कहते हुए रोहित अपनी माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। रोहित ने अपनी माँ और बाबूजी को टैक्सी में बिठाया और उन्हें एक अच्छे से होटल में ले गया। वहाँ उन्हें भरपेट खाना खिलाया, वहीं उनके रहने का इंतजाम करवाया। इतने आलीशान होटल को देखकर राधेश्याम जी और शांति जी हैरान रह गए। तभी रोहित बोला, माँ बाबूजी, आप यहाँ आराम से बैठिए। सब कुछ ठीक हो जाने पर मैं आपको घर लेकर चलूँगा। सबसे पहले मुझे पूरी बात बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि रश्मि ने मुझसे क्या क्या छुपाया है। बेटा क्या बताऊँ, तेरे जाने के बाद 4-5 महीने तक तो बहू का व्यवहार बहुत अच्छा था। हम तो खुद को बड़े ही खुश नसीब समझ रहे थे और ईश्वर का हर पल शुक्रिया अदा करते थे कि हमें ऐसे बेटा बहू मिले। लेकिन हमें क्या पता था कि बहू का व्यवहार केवल हमें भ्रमित करने के लिए है। जब उसे यह मालूम हुआ कि तू अभी और 2 साल के लिए अमेरिका में ही रहने वाला है, तो उसका रवैया एकदम से बदल गया। सारा दिन बहू अपनी माँ से फ़ोन पर बात करते रहती थी और सारे काम करने का जुम्मा केवल तेरी माँ का ही था। फिर राधेश्याम जी बोले, बेटा, रश्मि बहू हमसे रोज़ाना बदतमीजी करती थी और यदि तेरी माँ कुछ बोलती थी तो वह पूरे घर में तांडव मचा देती थी। एक दिन सुबह जब हम लोग नींद से जागे तो देखा कि बहू घर से गायब थी। हमने पूरा घर छान मारा, लेकिन वह कहीं नहीं थी। हमने बहू को फ़ोन लगाया, लेकिन उसने फ़ोन भी नहीं उठाया। किसी अनहोनी के डर से हमारा दिल अंदर तक काँप उठा था। दोपहर के समय जब वह घर लौटी तो हमारी जान में जान आई, लेकिन हमने देखा कि उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। हम बहुत हैरान रह गए। इससे पहले कि हम उससे कुछ पूछते, उसने बोला, माँ बाबूजी, आप लोग आज के आज और अभी के अभी अपना सामान अपने कमरे से निकाल लीजिए और स्टोर रूम में रख दीजिए। आज से आप हॉल में सोएंगे,
क्योंकि आज से मेरी माँ इस घर में रहेगी। यह क्या कह रही हो तुम बहू? हम हॉल में कैसे सो सकते हैं? तुम्हारी माँ तो कुछ दिन के लिए आई होगी, तो एक काम करो, तुम्हारी माँ और शांति जी अंदर कमरे में बेड पर सो जाएंगी और मैं यहाँ हॉल में सो जाऊँगा। राधे श्याम जी बोले तो रश्मि बोली, मैंने कब कहा कि मेरी माँ यहाँ कुछ दिनों के लिए आई है? यह उनका घर है और वह अभी यहाँ हमेशा के लिए रहेगी। और आप लोगों से मैंने जितना कहा है आप उतना ही कीजिए। रश्मि ने गुस्से में कहा तो राधे श्याम जी बोले, बहू तुम्हें मालूम है कि शांति की तबीयत ठीक नहीं रहती, उसकी कमर में बहुत दर्द रहता है, उससे ज़मीन पर नहीं लेटा जाएगा। वह सब मैं नहीं जानती। जल्दी से कमरा खाली कीजिए, नहीं तो इस घर के दरवाजे खुले हैं, आप लोग अपना इंतजाम खुद देख सकते हैं। बहू रश्मि की बात सुनकर शांति जी को बहुत बुरा लगा। वह गुस्से से बोली, आप जरा रोहित को फ़ोन लगाइए, मुझे उससे बात करनी है। और रोहित बेटा, यह बात होने के बाद हमने तुझे कितनी बार फ़ोन मिलाया था, लेकिन तूने एक बार भी हमारा फ़ोन उठाना ज़रूरी नहीं समझा। यह बात सुनकर रोहित हैरान रह गया और वह बोला, लेकिन माँ पिताजी, मेरे पास तो आपका कोई फ़ोन ही नहीं आया। अरे हाँ, याद आया, मेरा फ़ोन नंबर बदल गया था और इसके बारे में मैंने रश्मि को भी बताया था और उससे कहा था कि आपको भी इस बात की खबर कर दे। फिर राधे श्याम जी बोले, लेकिन बेटा, हमें बहू ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। हम तो अब तक यही सोच रहे थे कि तू भी बदल गया है, तूने भी हमसे मुंह मोड़ लिया है। फिर शांति जी बोली, बेटा, मैंने बहू को एक बार कहा भी था कि मेरी एक बार रोहित से बात करवा दो। तभी रश्मि ने कहा, मेरे पति ने आपका ठेका नहीं ले रखा है क्या? हर बात पर आप लोग रोहित को फ़ोन लगाने की बात करते हैं। वह वहाँ काम करने गए हैं, आराम करने नहीं। और वैसे भी उन्हें सब मालूम है, उनकी रजामंदी से ही मैं अपनी मम्मी को यहाँ पर लेकर आई हूँ। हाँ बाबूजी, मुझे रश्मि ने यह कहा था कि वह अपनी मम्मी को हमारे घर लेकर आ रही है, क्योंकि उसके भाई भाभी उसकी मम्मी का ठीक से ख्याल नहीं रखते और उनसे झगड़ा करते हैं। लेकिन पिताजी, यदि मुझे मालूम होता कि रश्मि आप लोगों को आपके कमरे से निकाल रही है, तो मैं आपके साथ कभी ऐसा नहीं होने देता। फिर राधे श्याम जी नम आँखों से कहने लगे, बेटा, बहू ने हमारी ऐसी हालत कर दी थी कि हमारे पास कोई चारा नहीं बचा था और हमने सोच लिया था कि यदि 2 रोटी खानी है तो बहू की बातें चुपचाप सुननी होगी। बेटा, एक दिन तेरी माँ को बुखार चढ़ा था और मैं उसकी सेवा में लगा था। वैसे तो पूरे घर का काम तेरी माँ ही करती थी। तो उस दिन बहू ने आकर कहा कि मेरे मामा जी घर आ रहे हैं, इसलिए माँ जी आज अच्छा सा खाना बनाइएगा। तो मैंने कहा कि कैसी निर्दयी हो तुम बहू, क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि तुम्हारी सास बीमार है? तुम्हें तो उसकी सेवा करनी चाहिए, उल्टा तुम उसे काम बता रही हो। इस पर समदन जी मुझसे कहने लगी कि आप जाकर उनके लिए दवा ले आइए। दवाई खा लेंगी तो राहत भी मिलेगी और काम में मन भी लगेगा। और वैसे भी तबीयत ठीक हो या नहीं हो, घर का काम तो करना ही पड़ता है। तो बेटा, मुझे समदन जी की यह बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई और मैंने गुस्से में कह दिया कि आप भी एक औरत है और आपको मेरी पत्नी का दर्द समझना चाहिए। आज मेरी पत्नी घर का कोई काम नहीं करेगी। फिर शांति जी बोली, बेटा, उस दिन के बाद रश्मि बहू और समदन जी दोनों मिलकर आए दिन हमें बातें सुनाती। बहू ने तो हमें खाना तक देना बंद कर दिया था। जैसे तैसे तक करके मैं या तेरे बाबूजी रसोई घर में जाकर अपने लिए खाना बना कर लाते और खा लेते। उसमें भी बहू चिल्लाती थी। एक दिन घर पर बहू ने किट्टी पार्टी रखी और घर पर बहू की बहुत सी सहेलियां आई थी। उस दिन बहू ने हमें कहा कि रसोई में 15 लोगों का खाना बनाना है और तेरे बाबूजी को कुछ पैसे देकर बाजार से सामान लाने के लिए भेज दिया और मुझे खाना बनाने के काम पर लगा दिया। यहाँ तक कि जब खाना तैयार हो गया तो सबको परोसने के लिए भी हम दोनों को ही कहा। समदन जी और बहू मेहमानों के साथ पत्ते खेलने में व्यस्त हो गई। सब लोग हंसी के ठहाके लगा रहे थे। बीमार होने के कारण मुझसे इतना सब काम नहीं किया जा रहा था। यह सब देखकर तेरे बाबूजी का गुस्सा उबल पड़ा और उन्होंने खाना सारा उठाकर फर्श पर गिरा दिया। यह सब देखकर बहू का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह चिल्लाकर बोली, आप लोगों की इतनी हिम्मत
कि मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। उधर बहू की माँ सुनैना जी बहू को भड़काते हुए कहने लगी, बेटी रश्मि, तुम ही इन लोगों को तरस खाकर इस घर में बैठाए हुए हो, निकाल बाहर क्यों नहीं करती इन लोगों को। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं, इन्हें घर में रखकर मैं इन पर एहसान कर रही हूँ और यह मेरे एहसान का इस तरह बदला दे रहे हैं। जल्दी से अपना सामान समेटिए और चले जाइए यहाँ से। यह सब बताते हुए शांति जी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बेटा तू नहीं जानता, बहू ने हमें दिसंबर महीने के उस कड़ाके की ठंड में घर से बाहर निकाल दिया था। उसे हम लोगों पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। मेरी हालत तो पहले से ही खराब थी। अपमान के तूफान झेलकर तेरे बाबूजी भी बीमार रहने लगे। थोड़ी थोड़ी देर में इन्हें सांस चढ़ने लगता था। हम कहाँ जाते, कैसे खाते, इसलिए हम इस मंदिर के बाहर आकर बैठ गए। लेकिन तुम हम तक कैसे पहुँचे बेटा? शांति जी के पूछने पर रोहित ने कहा, माँ, आप लोगों को घर से निकालने के बाद रश्मि ने मुझसे कहा कि आप लोग तो कमला काकी के पास गांव में चले गए हैं। और जब मैंने कुछ दिनों के बाद उससे पूछा कि माँ बाबूजी का फ़ोन क्यों नहीं लग रहा, तो उसने बताया कि आपका फ़ोन घर पर ही रखा है और आप लोग गांव वालों के साथ तीर्थ यात्रा पर गए हैं। इस कारण आप लोगों से बात नहीं हो पाएगी। मुझे थोड़ा सा शक भी हुआ, क्योंकि यदि आप तीर्थ यात्रा पर जाते तो मुझसे एक बार बात जरूर करते, यूँ बिना बताए ना जाते। इसलिए मैं जल्दी काम निपटा कर भारत वापस आ गया। मुझे आप लोगों की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए यहाँ माथा टेकने आ पहुँचा और आप लोगों को ऐसी हालत में पाया। लेकिन आप लोग बिल्कुल चिंता मत करना, अब मुझे सब पता चल चुका है। अब तो उस जालिम औरत को मज़ा चखाने का समय है। उसे उसकी औकात ना दिखाई तो मैं भी आपका बेटा नहीं। ऐसा कहकर रोहित अपने घर लौट आया। जैसे ही घर पहुंचा तो देखा कि दोनों माँ बेटी बैठे हुए चाय और स्नैक का आनंद ले रही थी। उसी समय रश्मि की माँ सुनैना बोली, बेटी रश्मि, तूने अपने सास ससुर को यहाँ से निकाल तो दिया, लेकिन एक बार देखना तो चाहिए कि वह लोग कहाँ गए हैं और क्या कर रहे हैं। कहीं उन्होंने दामाद जी को सारी खबर कर दी तो हमारा क्या होगा। अरे माँ, आप भी क्या बात करती हैं। जब उन्हें अपने बेटे का फ़ोन नंबर ही नहीं मालूम तो वह उसे फ़ोन कैसे करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, और वैसे भी उनके आने में अभी बहुत समय बाकी है। तब तक तो वे दोनों स्वर्ग सिधार जाएंगे। ऐसी हालत में भला कितने दिन जीवित रहेंगे। रश्मि ने हंसते हुए कहा। तभी सुनैना जी बोली, लेकिन बेटी, अगर दामाद जी पूछेंगे तो तुम क्या बताओगी। फिर रश्मि ने कहा, माँ, जब तक आपके दामाद जी भारत वापस आएंगे तब तक कुछ सोच लेंगे। अभी तो लाइफ को एंजॉय करो। ये बातें करते हुए वह दोनों जोर जोर से हंसने लगी। तभी रोहित अंदर चला आया और उसे देखते ही रश्मि के चेहरे का रंग उड़ गया और ठिठक कर उठ खड़ी हुई। अरे क्या हुआ बिटिया, तुझे सांप क्यों सूंघ गया? ऐसा कहते हुए रश्मि की माँ ने दरवाजे की ओर देखा तो उसके पैरों तले भी जमीन खिसक गई। दोनों मन ही मन सोच रही थी कि कहीं रोहित ने उनकी बातें सुन तो नहीं ली। उसी समय रोहित हंसते हुए बोला, देखा ना, हैरान हो गई ना मुझे देखकर। मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए बिना बताए ही आ गया। रोहित की यह बात सुनकर रश्मि और उसकी माँ सुनैना जान में जान आई। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि रोहित ने उनकी बातें नहीं सुनी। थोड़ी देर आराम करने के बाद रोहित रश्मि के पास आया और बोला, रश्मि, एक खुशखबरी है। अब मैं तुम्हें भी अपने साथ विदेश ले चलूँगा। मैंने तुम्हारा वीज़ा भी बनवा लिया है। हम 2 दिन बाद ही अमेरिका के लिए निकलेंगे। माँ और बाबूजी तो तीर्थ यात्रा पर चले गए हैं, तो उनका आना अभी नहीं हो पाएगा, और जब आएंगे तो मैं उनसे बात करके उनका यहीं रहने के लिए इंतज़ाम करवा दूंगा। अब तुम जल्दी से अपनी पैकिंग करनी शुरू कर दो। यह बातें सुनकर रश्मि की बाँछें खिल उठी। खुशी के मारे उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। तभी सुनैना जी, जो यह सब बातें सुन रही थी, परेशान होते हुए बोली, रश्मि बिटिया, तुम तो विदेश जाने के बारे में सोच रही हो, लेकिन यह भी तो सोचो फिर मेरा क्या होगा। देखिए माँ, इतने दिन आपको रख कर आपकी सेवा की है, अब आप भैया भाभी के पास वापस जाइए। क्या कोई बेटी के घर भी इतने दिन रहता है? जाइए, उनसे माफ़ी मांग लीजिए।
अब आपके कारण मैं विदेश में जाना तो नहीं छोड़ सकती ना। पता है मैं कितना तरसती थी विदेश में जाने के लिए, और अब जब मौका मिल रहा है तो मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगी। अपनी बेटी के मुंह से ये बातें सुनकर उसकी माँ हैरान रह गई। अगले ही दिन उसने अपनी माँ को अपने घर से विदा कर दिया और खुशी खुशी विदेश जाने की तैयारी में जुट गई। जिस दिन उसकी फ़्लाइट थी, रोहित ने उसे फ़्लाइट में बैठाकर कहा, तुम यहीं बैठो, मैं बस 2 मिनट में आया। लेकिन जब फ़्लाइट उड़ने का समय हुआ तब तक भी रोहित वापस नहीं लौटा था। रश्मि ने घबराते हुए बैग में से अपना फ़ोन निकाला। तभी उसने देखा कि फ़ोन के पास एक कागज़ रखा हुआ था। जैसे ही उस कागज़ को खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, जाओ और खूब मज़े करना विदेश में। अब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि किसी इंसान को अकेला और बेसहारा छोड़ देने का क्या मतलब होता है। तुमने मेरे माँ बाबूजी को घर से धक्के मार कर निकाल दिया था, उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया था, खून के आंसू रुलाया है तुमने उन्हें। अब तुम भी विदेश में भीख मांगना, और जब भीख मांग कर पैसे इकट्ठे हो जाए तो वापस आ जाना और अपनी माँ के साथ ही रहना, क्योंकि अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। जब तक रश्मि ने यह पत्र पढ़ा तब तक फ़्लाइट उड़ चुकी थी। हवाई जहाज़ के उड़ने के साथ साथ उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी जान ही निकलती जा रही है। विदेश में रहने की अपनी इच्छा के कारण वह अपने सास ससुर से छुटकारा पाना चाहती थी, और अपनी इसी इच्छा के कारण ही उसने अपनी माँ को भी बेसहारा छोड़ दिया। आज रश्मि विदेश में दर दर की ठोकरें खा रही थी और अपने किए पर पछता रही थी, क्योंकि आज वह अपने ही बुने जाल में पूरी तरह फंस चुकी थी। इधर राधे श्याम जी और शांति जी की शादी की 50वीं सालगिरह पर रोहित ने उन्हें एक बड़ा सा आलीशान फ्लैट खरीद कर दिया और होटल से उन्हें सीधा इस फ्लैट में लेकर गया और बोला, माँ बाबूजी, आपको शादी की 50वीं सालगिरह बहुत मुबारक हो। अब आपको आपके घर से कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि यह घर आपके नाम पर है। बेटे का इतना प्यार देखकर राधे श्याम जी अश्रुपूरित आंखें लिए बोले, बेटा हमें माफ़ कर देना, हमने तुम्हें बहुत गलत समझा। आज उन तीनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। कुछ समय बाद रोहित के पास रश्मि का फ़ोन आया, लेकिन रोहित ने उसका फ़ोन काट दिया। उसने कई बार फ़ोन लगाया लेकिन रोहित ने नहीं उठाया। तब राधे श्याम जी के पूछने पर रोहित ने सब कुछ बता दिया कि किस तरह उसने रश्मि को उसके किए की सज़ा दी है। थोड़ी देर में रश्मि का फ़ोन फिर से आया तो राधे श्याम जी ने फ़ोन उठाया। उधर से रश्मि के रोने की आवाज़ आई और फिर गिड़गिड़ाते हुए बोली, बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा किया, जिस कारण रोहित ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। उन्होंने मुझसे सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं। आप ही उन्हें कुछ समझाइए ना। मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद आप लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं दूंगी। रश्मि के इतना कहने पर राधे श्याम जी और शांति जी का दिल पिघल गया। उन्होंने बेटे से कहकर रश्मि के आने का इंतजाम करवाया। 2 दिन बाद रश्मि घर पहुंच गई। उसने अपने सास ससुर के पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगी और उनकी खूब सेवा करने लगी। आज एक बेटे ने दुनिया वालों के सामने एक मिसाइल कायम कर दी थी। लेकिन उधर रश्मि की माँ सुनैना जी जब अपने घर पहुंची तो देखा कि उनका सारा सामान स्टोर रूम में शिफ्ट हो चुका था। उनके अपने कमरे में उनके लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि उस कमरे में तो उनकी बहू के पिताजी आराम फरमा रहे थे और टीवी पर गाना बज रहा था, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।